हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, किस उम्र में ये होता है, लोगों को ये किस तरह प्रभावित करता है, इसका लक्षण कौन है, क्या है, इसके तरफ से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के टाइम क्या खाना पीना लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट इट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड मीन्स रूमेटिज्म, मतलब मस्कुलोस्केलेटल इलनेस, एंड आर्थराइटिस हम पहले भी पढ़े थे। आर्थराइटिस मतलब आर्थरा जॉइंट्स, इटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स या जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन या पेन होने को रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये गठिया का एक प्रकार है। गठिया तीन प्रकार से होता है: एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। ज़्यादातर 20 से 50 ईयर्स के अंदर में जितने महिला होते हैं ये उनको अफेक्ट करता है। ये दो हड्डियों के बीच में जो जोड़ों होता है उसके अंदर स्टिफनेस या पेन को हम बोलते हैं। ये केवल जोड़ों का रोग नहीं है, यह आपका पूरा शरीर में प्रभाव पका सकता है। आँखों में पेन होता है, पूरा शरीर फैटिग फील करता है, जॉइंट में पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, सांसें फूल जाता है, ड्राई कफ होता है जिसमें स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में हम ट्रीटमेंट नहीं किए तो अदर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। अभी हम उसको स्लाइड के एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। उसका एटियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट देखेंगे। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक नॉन सुपरेटिव इंफ्लेमेटरी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट डायग्नोस्ड एज पर द क्रिटिकल लेड। ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें से साइनोवियल जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है। इसका जेनेटिक फैक्टर है HLD-R1 एंड HLA-DR4। अब हम देखेंगे कि ये किस लिए होता है, उसका एटियोलॉजी या कॉज क्या है। द एग्जैक्ट एटियोलॉजी इज नॉट नोन, मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज हमको नहीं पता है। ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, मतलब जेनेटिक फैक्टर ही अफेक्ट करता है। एजेंट सच एज माइकोप्लाज्म, क्लोस्ट्रीडियम एंड सम वायरसेस अफेक्ट करते हैं हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज करने के लिए। दिस लीड्स टू ऑटोइम्यूनिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनो कॉम्प्लेक्स विथ IgM एंटीबॉडी इन सेरम में एंटीबॉडी IgM प्रोड्यूस करने पे। अब हम देखेंगे उसका पैथोलॉजी। इनिशियली द साइनोवियम बिकम्स ओडेमाटस, filled with the fibrin exudated and the cellular infiltrated। पहले एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड साइनोवियल जॉइंट में डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन होने के बाद उस जगह पे साइनोवियल जॉइंट्स में स्वेलिंग करेगा। जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा उस जॉइंट्स का साइज इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ फॉर्मेशन होगा। इसके लिए जॉइंट्स में पेन होगा। ये एक बोन कार्टिलेज और बोनी फॉर्मेशन जो भी जॉइंट्स में होगा उसको डैमेज करेगा। देयर इज एन इंक्रीज इन साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है। आज द इन्फ्लामेशन परसिस्ट द साइनोवियम गेट हाइपरट्रोफाइड एंड सराउंड्स द पेरिफेरी ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज टू फॉर्म ए पैनस। द आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉस इज स्मूथी शाइनी अपीयरेंस। पैनस मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्मेशन हो जाएगा तो द बॉनी सरफेस बिकम्स रॉ। बोनी सरफेस डैमेज हो रहा है तो रॉ हो जाएगा। द इट्स जॉइंट्स गेट डिफॉर्म इनिशियली बिकॉज ऑफ सीवियर मसल स्पाज्म एसोसिएट विथ पेन, बट लैटर ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द कैप्सूल। पहले हमको जैसे मसल में स्पाज्म होकर पेन हो रहा है वैसे ही हमको फील होगा मसल स्पाज्म, पर लैटर हमको फाइब्रोसिस जैसे फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन होगा उस अंदर जॉइंट्स के अंदर, तो उस जॉइंट्स में पेन होगा।
Then the adhesion develops between the layer of pannus leading to fibrous ankylosis and bony ankylosis. फाइब्रोस एंकोलाइसिस में ये एक सीवियर लिमिटेशन ऑफ द माउथ ओपनिंग, मतलब माउथ ओपन नहीं होगा और जॉ बोन स्टीफ हो जाएगा। ये एक सीवियर फॉर्म है तो इसमें पेन नहीं होगा, पर इसमें साउंड जो जॉइंट का साउंड जो आता है वो साउंड भी नहीं आएगा, सिर्फ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं होगा। और बोनी एंकोलाइसिस में कॉन्डाइल फॉर्मेशन हो गया तो बोन को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट टू द टेम्पोरल बोन। इन फाइब्रोसिस में सॉफ्ट टिश्यू और फाइब्रोस फॉर्मेशन हो जाएगा। देन ऑस्टियोपोरोसिस एंड सबल्सेशन डेवलप इन बोन, मतलब बोन उसका जॉइंट से डिसलोकेट हो जाएगा या स्लाइडली डिसलोकेट को सबल्सेशन को हम बोलते हैं। फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। द कोर्स ऑफ डिजीज वैरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट इसका कंडीशन पे वैरीज करता है। टिपिकली केस हैज एप्रिसिएट एंड अटैक आर फिजिकल एक्सर्शन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देखेंगे पोटेंशियली रिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेशन। इन दिस स्टेज द डिजीज इज लिमिटेड टू द साइनोवियम, देयर ऑकर साइनोवियम हाइपरट्रोफी एंड इफ्यूजन। तो फर्स्ट स्टेज में हम देखें कि सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मेशन होगा, उसमें जनरेट होगा जॉइंट्स में, तो हाइपरट्रोफी भी होगा, डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स और बॉल साइज इंक्रीज होगा मसल्स का इन साइनोवियल जॉइंट्स में, एंड फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा एंड धीरे धीरे वो स्लोली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसमें नो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस कैन बी सीन ऑन एक्सरे। एक्सरे में कुछ भी शो नहीं करेगा फर्स्ट स्टेज में। फिर हम देखेंगे सेकेंड स्टेज में क्या क्या होता है। सेकेंड स्टेज में कंट्रोलेबल बट इरिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अर्ली कार्टिलेज एरोजन, मतलब इरिवर्सिबल, ये सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मेशन हो गया तो फाइब्रोसिस ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, पर फर्स्ट स्टेज में हम उसको रिवर्सिबल कर सकते थे। एरोजन भी होगा, डिस्ट्रॉय स्लोली स्टार्ट हो जाएगा, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। अब हम उसका पिक्चर देखेंगे। ये देखो, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड लास्ट स्टेज। अर्ली स्टेज में हम देखे थे कि अर्ली स्टेज में हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, बोनी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा था, हाइपरट्रोफी, एक्सेस इफ्यूजन हो रहा था। अर्ली स्टेज में सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। बट इंटरमीडिएट स्टेज मतलब सेकंड स्टेज में हम देखें अभी कॉन्डाइल फॉर्मेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो के पूरा बोन का जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, तो उसका लास्ट स्टेज में हम देखेंगे फुल्ली इरिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, बट अर्ली एंड इंटरमीडिएट स्टेज में इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले के तरह ये ठीक हो सकता है। पर थर्ड स्टेज में आउटग्रोथ हो गया, पूरा पैनस डेवलपमेंट हो गया, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, ये पूरा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। सेकेंड स्टेज में एक्सरे शोज ए रिडक्शन इन द जॉइंट स्पेस बट आउटलाइन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस इज मेंटेन, मतलब उसका जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पर उसका आउटलाइन कुछ मालूम नहीं पड़ेगा ऐसे। इन थर्ड स्टेज इरिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू एंड बोनी चेंजेस, द pannus ultimately destroy the articular cartilage and erode the subchondral bone. The joint becomes ankylosed, usually in the a deformed position, मतलब हमारा ये इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, पैनस डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, एरोड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय स्लोली कार्टिलेज बोन एंड सबकॉन्ड्रल बोन को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। द जॉइंट बिकम एंकोलाइज्ड यूजुअली इन ए डिफॉर्म पोजिशन, मतलब ये डिफॉर्म हो रहा है, इट मे बी डिसलोकेटेड। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स।
एज 20 से 50 ईयर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कंपैरिजन ऑफ द मेल्स में। पॉलीआर्थराइटिस मतलब ज़्यादातर जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है, एक ही जॉइंट अफेक्ट नहीं होता है। पेन एंड स्टिफनेस इन द मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर पेन होता है। द कॉमन जॉइंट्स आर एमपी जॉइंट्स मतलब मेटाफैलेंजियल जॉइंट्स एंड phalangeal interphalangeal joints of the finger, wrist, knee, elbow and ankle. Swan neck deformity, hammer toe and ulnar deviation of the hand and finger ये होता है। मतलब हैमर टो जैसे टो हैमर की तरह हो जाता है। ulnar deviation of the hand मतलब जैसे मीडियल साइड से लैटरल साइड की तरफ डेविएट होता है। अभी हम उसका पिक्चर देखेंगे। देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफ फुट, ये फुट का एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक केस है जिसमें से ये टो देखो उसका इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स का टो हैमर की तरह ऐसे हार्ड हो गया है। रूमेटॉइड नोडल फॉर्मेशन हुआ है। हलक्स भाल्गस मतलब मीडियल से लैटरल की तरफ यह डेविएट हुआ है, इसलिए उसको भाल्गस बोलते हैं। जब हलक्स भारस बोलेंगे तो ये लैटरल से मीडियल की तरफ डेविएट होगा, पर ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भाल्गस ही होता है। अब हम देखेंगे उसका साइन एंड सिम्टम्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या सिम्टम्स दिखाता है। रूमेटॉइड नोडल फॉर्मेशन हो जाएगा, लिम्ब फॉर्मेशन होगा। ज़्यादातर महिला को होता है तो महिला को फैटिक लगेगा, कमज़ोर लगेगा, जॉइंट में पेन आएगा, मॉर्निंग में एनीमिया फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब ब्लड डिक्रीज हो जाएगा। टेंडननेस, जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट्स या जोड़ों में इतना ज़्यादा पेन होगा कि ये रेंज ऑफ मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा मतलब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 7 डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है या नहीं। मॉर्निंग स्टिफनेस, swelling of 3 or more specific joint, swelling of joint in the hand and wrist, symmetrically swellings मतलब एक हाथ में रिस्ट में स्वेलिंग हुआ तो दूसरे हाथ का रिस्ट में भी स्वेलिंग होगा। रूमेटॉइड नोडल फॉर्मेशन होगा। रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आएगा। रूमेटॉइड टेस्ट जब करेंगे ब्लड टेस्ट उसमें पॉजिटिव आएगा। एक्सरे चेंजेस हो जाएगा। एक्सरे में हम देखेंगे जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो रहा है और स्टिफनेस हो जा रहा है। एरोजन और अनइक्विवोकल पेरीआर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया डेवलप हो रहा है। इफ 4 और मोर ऑफ दीज आर प्रेजेंट इट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब इस लक्षणों से हमको 4 या 4 से ज़्यादा आ रहा है तो हम श्योर शॉट बोल सकते हैं उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। तो अब हम देखेंगे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। मतलब हम टेस्ट करके कैसे पता कर सकते हैं कि हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है या क्या क्या टेस्ट करेंगे। पहले हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे ऑफ द बोथ हैंड एंड अफेक्टेड जॉइंट्स। जिस भी जॉइंट्स में या हाथ में या घुटनों में पेन हो रहा है उसको एक्सरे करेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे, रिड्यूस जॉइंट स्पेस, जॉइंट्स का स्पेस डिक्रीज हुआ है। एरोजन ऑफ द आर्टिकुलर मार्जिन डिस्ट्रॉय हो रहा है। सबकॉन्ड्रल सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड एंड फिंगर। ब्लड टेस्ट करेंगे तो हम पता कर सकते हैं। एलिवेटेड ESR, ब्लड टेस्ट में हम ESR इंक्रीज होगा। ब्लड टेस्ट में ESR इंक्रीज होगा। लो हीमोग्लोबिन कम रहेगा। फिर हम देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डाइट प्लान क्या होता है, कौन सा चीज़ खाने चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर तला हुआ चीज़, ज़्यादा घी वाला, वाटर वाला और नमकीन मीठा वाला पैक्ड हुआ फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो कि हमारा बॉडी में इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लामेशन को ज़्यादा बढ़ाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कौन सा चीज़ खाना चाहिए हमारे लिए, कौन सा चीज़ अच्छा है हमारे लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी खाना अच्छा है जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें है चिया सीड, फिश, ये सब खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। फिर कौन सी खाना खाने से आपको
दर्द होता है या जोड़ों पे दर्द होता है, उस खाना को आप अवॉइड कर सकते हैं अपने अपने मर्जी से। आप टेस्ट कर लीजिए ऐसे कौन सी ऐसे, फिर हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट, इंडक्शन ऑफ द रिमिशन एंड इट्स मेंटेनेंस, डिजीज एक्टिविटी इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय ड्रग्स। मतलब हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं जिसके लिए लक्षण दिखना कम हो जाएगा। कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे NSAID हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो, कुछ भी हम ड्रग्स लेके इन्फ्लेमेशन डिक्रीज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट फंक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस डिजीज एंड देयर आफ्टर बाय द फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके हमारा रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करा सकते हैं, हमारा मूवमेंट इंक्रीज करा सकते हैं। फिर रिपेयर ऑफ इट्स जॉइंट डैमेज व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट इफ इट विल रिलीव पेन और फैसिलिटेट फंक्शन। मतलब हमारा जब फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जब रिवर्सिबल हो सकता है, उस टाइम में जब ट्रीटमेंट देंगे तो डैमेज नहीं होगा। हीट थेरेपी, वैक्स बाथ, हॉट वाटर फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। हम सिम्टोमेटिक रिलीफ करने के लिए हीट थेरेपी दे सकते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज फॉर द मेंटेन जॉइंट फंक्शन, जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के लिए जॉइंट मोबिलाइजेशन करेंगे, जॉइंट स्पेस थोड़ा इंक्रीज होगा उसमें से। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज टू गेन स्ट्रेंथ, कुछ भी हाथों आर्थराइट की वजह से, जैसे पेशेंट अपना डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसको पेन हो रहा है, उसको पेन को थोड़ा डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम उसका मसल स्ट्रेंथनिंग भी कराएंगे, उसको मोबिलाइजेशन देंगे, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पेन की वजह से कुछ काम नहीं करते, इसीलिए वो मसल एट्रोफी हो जाता है, उसको मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए हम थोड़ा मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कराएंगे, स्ट्रेचिंग व्रेचिंग भी कराएंगे। तो ये तरह रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।